आज के शो की बात। तो आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए, आपके पर्सनल फाइनेंस की यात्रा को थोड़ा और बेहतर बनाने के लिए हमारे साथ हैं फिनफिक्स रिसर्च और एनालिटिक्स की फाउंडर प्रबलीन बाजपेयी। प्रबलीन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ढेर सारी बातें करेंगे और अपने दर्शकों के सवाल भी लेंगे। नमस्कार जी। तो चलिए, रोज की तरह आज शुरुआत करते हैं थोड़े से ज्ञान चर्चा के साथ, ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें अपनी इस पर्सनल फाइनेंस की यात्रा को। रोज हम कुछ ना कुछ आपको ऐसा बताने की कोशिश करते हैं ताकि आप भी इवॉल्व हो। ये नहीं कि सिर्फ आप हमसे सुने कि यहाँ पैसे लगाइए, इससे निकाल लीजिए, आप भी इस पूरे सिस्टम को समझें। तो प्रबलीन जी से आज हम जानेंगे एक्टिव और पैसिव फंड्स के बारे में। तो पहले एक्टिव फंड्स की बात कर लें। प्रबलीन जी, एक्टिव पैसिव मतलब हमने पढ़े हैं अपनी इंग्लिश की ग्रामर की किताब में, लेकिन जब फंड्स की बात आती है तो ये क्या होते हैं? नमस्कार विपिन जी। एब्सोल्युटली, मेरे ख्याल से जब इन्वेस्टिंग की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे सामने जो हमारा एक रिप्रेजेंटेशन होता है कि मार्केट्स कैसा चल रही हैं, कैसे कर रही हैं, हम एक इंडेक्स को देखते हैं। और इंडियन मार्केट्स को अगर हम देखें तो निफ्टी 50 हो गया, सेंसेक्स हो गया, ये सबसे पॉपुलर इंडेक्स हैं जो निवेशक ट्रैक करते हैं कि कितना फॉल है, कितनी गिरावट है। और एक इंडेक्स, एक सिंपल वर्ड्स में अगर हम समझे तो क्या है, एक रिप्रेजेंटेशन है एक ग्रुप ऑफ कंपनीज की। मान लीजिए निफ्टी 50 को अगर हम उठाते हैं तो हमारे देश की जो सबसे बड़ी 50 कंपनीज हैं उसको वो दर्शाता है एक सिस्टम में रख के कि भाई कितनी कंपनी को कितना वेटेज मिलना है, उन 50 कंपनीज का वो एक इंडेक्स क्रिएट करता है। अब हमारे पास दो स्ट्रैटेजीज आ जाती हैं, एक एक्टिव इन्वेस्टिंग की और एक पैसिव इन्वेस्टिंग की। और ये एक तरीके से देखिए तो फिलोसफीज है इन्वेस्टिंग की, बिकॉज ये एक टू डिफरेंट ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स को भी दर्शाता है विपिन जी। अगर आप पहले एक्टिव इन्वेस्टिंग की बात करें, एक्टिव इन्वेस्टिंग में हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारे फंड मैनेजर हैं, जो मान लीजिए हमारी म्यूचुअल फंड की स्कीम्स को बनाते हैं या फिर कोई डायरेक्ट स्टॉक पिकिंग करते हैं, वो इस स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ इन्वेस्ट करते हैं कि वो इस इंडेक्स को बीट कर पाएंगे। तो मान लीजिए आपके इंडेक्स ने आपको 10% का रिटर्न दिया, तो यानी कि उनका मानना है कि उस 10% को बीट करके अधिक रिटर्न दे पाएंगे। और वो अपना स्टॉक सिलेक्शन करते हैं, वो अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं ताकि वो अपने अंडरलाइंग इंडेक्स को बीट कर पाए। जबकि जो पैसिव इन्वेस्टिंग है, वहां पे जो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है वो कहती है कि हम एक इंडेक्स को सिर्फ ट्रैक करेंगे। हम सेम कंपनीज का एक अपना स्कीम बना लेंगे, जितना परसेंटेज इंडेक्स में जिस कंपनी का है हम वैसे ही रखेंगे, और हम सिर्फ ट्रैक करेंगे, उसको मिमिक कर लेंगे, एक तरीके से कॉपी कर लेंगे। सो पैसिव इन्वेस्टिंग में अपने से रिसर्च करके, अपने से आप ज्यादा डीप डाइव नहीं करते हैं कोई स्टॉक पिकिंग में या एक पोर्टफोलियो क्रिएशन में। आप सिंपल एक इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। और इन दोनों इन्वेस्टमेंट फिलोसफीज के अपने बिलीवर्स हैं, और अपने डिफरेंट मार्केट साइकिल्स के हिसाब से आपकी इकोनॉमी किस स्टेज में है, और बहुत सारे ऐसे कारण हैं विपिन जी जिसके कारण हम देखते हैं कि समटाइम्स एक्टिव इन्वेस्टिंग इज बेटर, समटाइम्स पैसिव। बट जो मेन डिफरेंस ये है कि हम मार्केट रिटर्न्स जब देखते हैं तो हम पैसिव इन्वेस्टिंग की तरफ देख रहे हैं, और जब हम कोशिश कर रहे हैं कि हम मार्केट्स को बीट करें तब हम एक्टिव इन्वेस्टिंग की तरफ देखते हैं। राइट। तो प्रबलीन जी, अभी जो माहौल है खासतौर पे बाजार का, तो क्या ऐसे में पैसिव इन्वेस्टिंग होगी? सो विपिन जी, आई फील जहां पे अगर हम दोनों को कंपेयर करें, जहां पे पहले हम देखते हैं कि ओवरऑल ट्रेंड्स कैसे रहे हैं। अगर हम यूएस मार्केट्स को देखें विपिन जी, तो 65% जो एक्टिव फंड्स है यूएस में, जो एक डेवलप्ड मार्केट्स हैं, वहां पे उन्होंने अंडर परफॉर्म किया है S&P 500 को। और S&P 500 ने, हमने देखा जैसे लगातार अभी 2024 में भी मोर देन 20% रिटर्न्स किए हैं। शॉर्ट टर्म की जब हम रिटर्न्स देखते हैं, चाहे यूएस की मार्केट्स हो चाहे इंडियन मार्केट्स हो, हम स्पेशली जब थोड़ा डाउन टर्न्स होते हैं, जो आउट परफॉर्मेंस एक्टिव फंड्स की है वो हम बढ़ती हुई देखते हैं। और इसका मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। अगर अभी हम सितंबर 24 से लेके अभी मार्च 25 तक का एक पीरियड देखें, और हम मिड कैप फंड्स को अगर कंपेयर करें उनके इंडेक्स के साथ, तो हमने करीबन जिनका 5 साल का टेन्योर हो गया है, हमने 23 फंड उठाए हैं। हम देखेंगे कि 14 एक्टिव फंड्स ने आउट परफॉर्म कर दिया है इंडेक्स को, और 9 सिर्फ उनसे इंडेक्स से कम रिटर्न दिया है, यानी कि उन्हें डाउनसाइड को एक्चुअली रोका है। पर अगर हम मार्च 2020 से मार्च 2025 तक का सफर देखें, 5 साल का, तो हम देखेंगे सिर्फ 7 एक्टिव फंड्स ने मिड कैप 150 को बीट किया है। यानी कि इससे दो हमें चीजें पता चलती है। नंबर वन, दैट लंबे समय में, ओवर द लॉन्गर पीरियड, हमारी जो पैसिव इन्वेस्टिंग है वो कहीं ना कहीं बढ़ती दिखाई दे रही है। कम नंबर ऑफ एक्टिव फंड्स आउट परफॉर्म कर पाते हैं पैसिव फंड्स को या इंडेक्स को। और दूसरा ये कि गिरती मार्केट में विपिन जी,
टेंडेंसी होती है कि एक्टिव फंड्स थोड़ा बेहतर कर लेते हैं क्योंकि वो कैश कॉल्स ले सकते हैं, वो फंड में ज्यादा बदलाव कर सकते हैं, उनके पास फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है फंड मैनेजर के पास, जो पैसिव इन्वेस्टिंग में नहीं होती है। बट ये मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म का ट्रेंड होता है, जब डाउन टर्न है और जब मार्केट्स भागती हैं बुल रन्स में, तो हम ऑपोजिट ट्रेंड्स को देखते हैं। ओके, लास्ट वन, एज एन नॉर्मल इन्वेस्टर मेरे लिए यहाँ पर क्या टेक अवे होगा? मैं एक्टिव पैसिव के बीच में कैसे चुनाव करूंगा? जी, सो विपिन जी, तो ट्रेंड्स दर्शाते हैं वो ये हमें बता रहे हैं कि जो पैसिव इन्वेस्टिंग है वो राइजिंग है, और एक्टिव इन्वेस्टिंग में हमारा लगाने का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि मान लीजिए मैं एक एक्टिव लार्ज कैप फंड में निवेश कर रही हूँ, तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मेरे को मार्केट से ज्यादा रिटर्न मिले, तभी मैंने एक्टिव फंड को चुना है। पर क्योंकि जो जो मार्जिन ऑफ आउट परफॉर्मेंस है हम देख रहे हैं लगातार गिर रहा है, कम हो रहा है, वो एक कारण बन जाता है कि निवेशकों के लिए पैसिव इन्वेस्टिंग एक सिंपल स्ट्रैटेजी बन जाती है कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा किस लार्ज कैप फंड में लगाएं, तो आप सीधा निफ्टी 50 इक्वल वेट इंडेक्स फंड में पैसा लगा लीजिए। दूसरा विपिन जी, हम जो डाइवर्जेंस ऑफ रिटर्न्स है ना, वो भी बहुत देख रहे हैं। जो बेस्ट परफॉर्मर और वर्स्ट परफॉर्मर में एक्टिव फंड्स में जो डिफरेंसेस हैं, वो कई बार 10 से 15% के भी हैं। सो रादर देन कि आप एक एक्टिव फंड में पैसा लगाएं और आप वर्स्ट परफॉर्मर में बैठे हो और आप हर बार एक बेस्ट परफॉर्मर की तलाश में हो, अगर आप संतुष्ट रह सकते हैं, तो मुझे लगता है जहां पे पोर्टफोलियोज 10 साल से ज्यादा के समय के बन रहे हैं, वहां पे हायर परसेंटेज ऑफ पैसिव इन्वेस्टिंग होनी चाहिए। और जहां पे हम देख रहे हैं 5 to 10 ईयर्स के होराइजन के पोर्टफोलियोज हैं, वहां में भी एक्टिव फंड्स का एलोकेशन कंपैरेटिवली ज्यादा हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली पैसिव विल टेक ओवर। चलिए जी, तो ये बात हुई एक्टिव और पैसिव फंड्स की। प्रबलीन जी ने बताया क्या हैं, कैसे काम करते हैं, किस मार्केट साइकिल में उनका क्या रोल और परफॉर्मेंस होता है, और एज एन इंडिविजुअल इन्वेस्टर आपके लिए कैसे आप इन्हें समझेंगे और कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। चलिए, तो ये बात हो गई ताकि आप भी समझें इस पूरे मार्केट को, इस पूरे इकोसिस्टम को जिसमें आप अपना कीमती पैसा लगाते हैं। राइट, अब चलिए आपके इंडिविजुअल सवालों की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पहले कॉलर है मिस्टर सौरभ राठी, और ये हमें कॉल कर रहे हैं सिटी ऑफ जॉय कोलकाता से। सौरभ जी, बहुत स्वागत है आपका। क्या सवाल होगा? सर, आपने मेरा सवाल लिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बताइए। सर, मैं 7 फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ और अब तक मैंने तकरीबन 11 लाख इन्वेस्ट किया है लमसम। ओके। और मैं जानना चाहता हूँ कि 27 साल में क्या मैं 20 करोड़ कॉर्पस अरेंज कर सकता हूँ रिटायरमेंट के लिए? ओके, अभी आप कुछ SIPs कर रहे हैं? नहीं सर, मेरा सारा का सारा लमसम इन्वेस्टमेंट है। अच्छा, आपने सब कुछ लमसम ही डाला है? राइट। हाँ सर, हाँ सर। और मैं PPF में भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ सर, NPS में भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है जी, इंटरेस्टिंग है सौरभ। तो 33 साल के हैं हमारे सौरभ राठी साहब, और फिलहाल पोर्टफोलियो की वैल्यू हो गई 12.5 लाख रुपए। 27 साल में आपको 20 करोड़ रुपए का लक्ष्य आपने रखा है, और एक लमसम SIPs आपने कर रखी। लेकिन आगे का रास्ता क्या होगा ये जानना चाहते हैं, तो प्रबलीन जी क्या सलाह देंगे हमें? जी, सौरभ जी ने एक तो इतना अच्छा लॉन्ग टर्म का अपना लक्ष्य रखा है, दैट्स अ ग्रेट थिंग विपिन जी। अभी ये क्योंकि सिर्फ लमसम इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, मेरे ख्याल से सबसे पहले तो मेरी सलाह होगी कि आप डेफिनेटली SIP शुरू करिए, बिकॉज ये आपके जो गोल है, एक कॉर्पस जो आप 20 करोड़ का म्यूचुअल फंड से जनरेट करना चाहते हैं, उसमें आपको हेल्प करेगा। और ऐसा करने के लिए अगर आप एक मंथली इन्वेस्टमेंट ऑफ अबाउट 65,000 करेंगे, तो ये आपका लक्ष्य पूरा हो जाएगा इन द नेक्स्ट टाइम पीरियड जो आपने अपने लिए सेट इन किया है। और हम यहाँ पे सिर्फ 12% के XIRR पे चल रहे हैं। एंड विपिन जी, जैसे हम 12% लेते हैं, और मेरे ख्याल से ये बहुत यूजफुल है ये नंबर, क्योंकि अभी हमने जब मार्केट्स में करेक्शन भी देखी है, तो हमने देखा है जिन पोर्टफोलियोज में 17, 18, 20% के XIRR बन रहे थे, वो भी गिर के 13, 14 पे अगर आए हैं, तो 12% एक बहुत सेफ परसेंटेज रहती है मेरे ख्याल से, ताकि अगर आपके लक्ष्य को पूरा करते वक्त कुछ डाउन टर्न है मार्केट में, तो भी वो सही रहे। तो आप बहुत ज्यादा हाई रिटर्न्स को लेके मत चलिएगा, 12% इज गुड। और 65,000 की एक SIP ऐड करने से आपका ये लक्ष्य पूरा हो सकता है, बिकॉज आपका टाइम पीरियड काफी लंबा है। उसके साथ साथ अगर आप PPF को अपना कंटिन्यू करेंगे, वो एडिशनल होगा 15 ईयर्स में। अगर आप कंट्रीब्यूशन के साथ इसको कंटिन्यू करते हैं, तो आप ऑलमोस्ट 90 लाख जमा कर लेंगे। एंड NPS के लिए हमने 9% रिटर्न लिए हैं, बिकॉज NPS में हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज भी होती हैं, डिफरेंट आपके मॉडल्स होते हैं कि आप किस पे चल रहे हैं, तो हमें वो नहीं पता था। तो आपका अगर NPS को हम लेके चले, तो आप अराउंड 50 लाख जमा कर लेंगे। तो बेसिकली विद 27 ईयर होराइजन
आपका लक्ष्य 65 से पूरा हो जाएगा। और इस 20 करोड़ की वैल्यू जो है आने वाले 27 साल 28 साल बाद आज के 4 करोड़ के बराबर होगी। इस चीज का आप जरूर ध्यान दीजिएगा। और जो आपका पोर्टफोलियो है उसमें आपके पास 7 फंड हैं, उसमें से 3 थेमैटिक हैं, सेक्टोरल। मेरे ख्याल से इन तीनों की आवश्यकता नहीं है आपके पोर्टफोलियो में। अभी आप शुरुआत कर रहे हैं, आप प्लीज अपने पोर्टफोलियो के कोर को स्ट्रेंथन करिए। आपका जो जो आपके बाकी फंड्स हैं, लार्ज मिड फंड एक आपके पास एसबीआई का है, जो आपके पास मिड कैप है कोटक का, बैलेंस्ड एडवांटेज और स्मॉल कैप है। ये सारे डिसेंट फंड्स हैं, इनको आप रिव्यू जरूर करते रहिएगा। साल में 2 बार आपको अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करना चाहिए। इनको आप कंटिन्यू कर सकते हैं और एसआईपी जोड़ सकते हैं। लार्ज कैप का एक्सपोजर लेने के लिए प्लीज आप एक इक्वल वेट स्ट्रैटेजी जोड़ लीजिए अपने पोर्टफोलियो में। इसमें फॉल्स में निफ्टी 50 से ज्यादा गिरावट होती है, बट ओवर अ 5-10 ईयर पीरियड आप देखेंगे कि ये 3-4% निफ्टी 50 से भी अधिक देता है ये इंडेक्स। सो आपको अच्छा एक ओवरऑल एक्सपोजर मिल जाएगा टू द 50 कंपनीज इन इक्वल प्रोपोर्शन। और मेरे ख्याल से एक साथ में आप गोल्ड की एसआईपी भी जोड़ सकते हैं। सो आपका पोर्टफोलियो एक अच्छा बैलेंस पोर्टफोलियो निकल के आएगा। और इन 3 सेक्टोरल थीमेटिक फंड्स को आप जरूर एग्जिट कर लीजिएगा। राइट तो सौरभ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको कुछ फंड्स एग्जिट करना है, आई थिंक आपने नोट कर लिया जो प्रबलीन जी ने आपसे कहा। बाकी उन्होंने पूरा, क्योंकि आपका थोड़ा डिफरेंट इन्वेस्टमेंट पैटर्न है, कैसे आपने एक लमसम पूरा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, कुछ और आपको एसआईपीज करनी है, तो आपको 27 साल में 20 करोड़ 65,000 रुपये की एसआईपी से मिलेगा 12% रिटर्न के हिसाब से आपके लिए। लेकिन प्रबलीन जी ने एक बात और भी कही कि 20 करोड़ रुपये ऑलमोस्ट 1/4 हो जाएंगे आज की वैल्यू के हिसाब से 27 साल बाद। तो वो बात भी ज़रूर रखिएगा अपने जहन के अंदर कि क्या आपको फिर और पैसों की ज़रूरत है, तो फिर आपको चीज़ों को और बढ़ाना होगा, यानी अपने निवेश को थोड़ा और बेहतर करना होगा। बट ऑल द बेस्ट, बढ़िया है, कीप गोइंग, बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। चलिए भाई, सौरभ जी के बाद अब हमारे साथ हैं हमारे अगले कॉलम मिस्टर हर्ष जैन, और आपने कॉल किया है मुंबई से। हर्ष जी, स्वागत है, बताइए अपना सवाल। सर गुड इवनिंग। सर मेरी अभी ना 4 फंड में एसआईपी चल रही है। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप में 10,000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 10,000, टाटा स्मॉल कैप में 10,000 एंड एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप में 10,000। टोटल में हर मंथ 55,000 की एसआईपी करता हूँ, जिसमें 40,000 मेरा फिक्स है और 15,000 में मतलब मंथ में जब भी थोड़ा मार्केट सेंसेक्स थोड़ा गिरता है तो उस हिसाब से मैं उस फंड में इन्वेस्ट कर देता हूँ। तो हर मंथ 55,000 मैं इस तरीके से कर रहा हूँ। मुझे एक चीज़ जानना था कि कुछ मुझे फंड्स में चेंजेस करने हैं, और इसके अलावा मैंने 4 फंड में लमसम किया है। तो क्या उस फंड में मैं अभी, क्योंकि मार्केट इतना करेक्ट हुआ है और मेरे जो उसमें इन्वेस्टमेंट वैल्यू थे और उसमें जो मेरा रिटर्न था वो सब इक्वल हो चुका है, तो क्या उसमें एग्जिट करें या उसको कंटिन्यू करूं मैं जो लमसम किया था? एक है जेएम फ्लेक्सी कैप फंड, वांट लार्ज कैप एंड निप्पॉन स्मॉल कैप एंड कोटक इमर्जिंग मिड कैप। ओके, इसमें आपने लमसम डाले हैं पैसे 3 लाख रुपए, राइट? हेलो। हाँ सर, इसमें लमसम डाले मैंने। जेएम फ्लेक्सी कैप में लमसम है मेरा 1.5 लाख का, क्वांट लार्ज कैप में 1.5 लाख का लमसम है। तो क्या ये फंड को मैं कंटिन्यू करूं, या क्योंकि इसमें पहले थोड़ा बहुत रिटर्न था मुझे, बट अब लास्ट 6 महीने में वो नेगेटिव में जाता रहा। जी बिल्कुल, लास्ट के 6 महीने बाजार के लिहाज से थोड़े से अलग हैं, तो ये हर निवेशक के मन में, एसआईपी करने वाले के मन में सवाल आ जाता है कि क्या करूं, अब मैं रोकूं या लगा रहूं। राइट, तो प्रबलीन जी, इंटरेस्टिंग है इनका 40,000 की एसआईपी, ये रेगुलर 4 फंड्स में करते हैं, 15,000 फिर हर महीने ये मार्केट देख के, तो ये बड़ा अच्छा तरीका है खैर। और बाकी इन्होंने 3 लाख रुपए एक मुश्त लगा रखे हैं, तो वहाँ ये आपकी सलाह चाहते हैं। लक्ष्य है 15 साल में 3 करोड़ रुपए जमा करना अभी अपनी इस मौजूदा स्कीम के साथ। जी, सो हर्ष जी की डेफिनेटली स्ट्रैटेजी बड़ी मजेदार है। हम लोग खुद अपने पे नहीं इम्प्लीमेंट करते, मैं तो ऑटोमेटेड प्रेफर करती हूँ। बट इस 55,000 की एसआईपी के साथ क्योंकि हम एसआईपी मान लेते हैं, मतलब 15 वो हर महीने डाल ही रहे हैं और 40 की एसआईपी है, तो जो 55,000 रुपए का उनका मंथली इन्वेस्टमेंट आ रहा है और उनका जो ये थोड़ा सा लमसम ऑलरेडी जमा है, ये 3 लाख जो पोर्टफोलियो वैल्यू है, उसके साथ ही अपने लक्ष्य को 12% के रिटर्न्स पे आराम से अचीव कर लेंगे। इनफैक्ट जो टैक्स इंसिडेंस होगा उसके बाद भी इनका आराम से जो इनका लक्ष्य है 3 करोड़ का, वो पूरा हो जाएगा। सो दैट इज अ गुड थिंग। सारी स्कीम्स इनकी कंटिन्यू हो सकती हैं। फ्लेक्सी कैप में हल्का सा डुप्लीकेशन है, अभी मैं एसआईपी वाली जो स्कीम्स है उनकी बात कर रही हूँ। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप और पराग पारेख में थोड़ा करीबन 33-34% का ओवरलैप आता है, पर क्योंकि ओवरलैप को लार्ज कैप
वाली स्टॉक्स में है तो हम वी कैन लिव विद इट, आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। पर अगर आगे चल के जैसे कि बोल रहे हैं कि इनकी ये 15,000 का इंक्रीमेंटल करते हैं, प्लस इनके पास जेएम फ्लेक्सी कैप और क्वांट लार्ज कैप इस टाइप के फंड्स एडिशनली पड़े हैं, मेरे ख्याल से इनको और एक्टिव फंड्स की विपिन जी जरूरत नहीं है। तो हर्ष जी, आप प्लीज एक काम करिएगा, जो आपके जैसे जेएम फ्लेक्सी कैप है उसमें ना मिड स्मॉल का भी अच्छा एलोकेशन था, इसलिए थोड़ा हार्ड फॉल है, या जो आपका बाकी क्वांट लार्ज कैप है, इन सबको अभी आप होल्ड कर लीजिए, एंड व्हेन द मार्केट्स रिकवर उसके बाद आप इनको कंटिन्यू मत करिएगा। यू कैन प्रॉब्ली जस्ट एग्जिट देम, बिकॉज आपके पास जो फंड्स ऑलरेडी 4 हैं वो डिसेंट है। और मेरे ख्याल से अगर आपके यहाँ कुछ जोड़ने की गुंजाइश है तो आप एक निफ्टी लार्ज कैप 250 इंडेक्स फंड जोड़ लीजिए, जो आपको थोड़ा लार्ज कैप और मिड कैप का बराबर मिला के एक्सपोजर देता है, जो 86% मार्केट कैप को कवर कर लेता है। सो आई थिंक दैट विल आपका कॉम्प्लीमेंट करेगा आपका ये जो 4 एक्टिव फंड्स हैं, एचडीएफसी, पराग पारिक, मोतीलाल और टाटा को। एंड उसके अलावा आप और एक्टिव फंड्स मत रखिएगा, एंड आई थिंक उससे आपका एक 5 फंड्स का सिंपल पोर्टफोलियो आप कंटिन्यू करिए। राइट हर्ष, तो थोड़े से ट्वीक्स हैं, वो प्रबलीन जी ने आपको समझा दिए हैं। यू आर वेल इन ट्रैक और चीज़ें मोटे तौर पे ठीक है, आपका लक्ष्य की प्राप्ति आपको हो जाएगी। कैसे आपको निवेश को थोड़ा और बेहतर कर लेना और स्ट्रीमलाइन कर लेना, और यही तो बारीकी होती है, यही तो चीज़ होती है। आप क्रिकेट खेलते हैं, वो टाइमिंग स्वीट होती चली जाती है जितना आप प्रैक्टिस करते हैं। तो जितना आप अपने पोर्टफोलियो को देखेंगे, रिजिक करेंगे, एक्सपर्ट से पूछेंगे, सलाह लेंगे, वो उतना बेहतर और स्वीट होता चला जाएगा, रिटर्न्स आपको अच्छे आएंगे। चलिए इसी के